तो देखो बच्चों, अपना जो चैप्टर चल रहा है और ये चैप्टर है एरोमेटिक कंपाउंड्स। आज हम इस चैप्टर में अब जो टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक है हमारा क्या, दैशिक प्रभाव, डायरेक्शनल इफेक्ट। ओके, तो देखो बच्चों, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें किसी भी एरोमेटिक फंक्शनल कंपाउंड में अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन समझना है, मींस वो सब्स्टिट्यूशन बेंजीन की किस पोजीशन में होगा, ऑर्थो में, मेटा में, पैरा में, तो इसको हम केवल दैशिक प्रभाव से ही समझ सकते हैं। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड बहुत सारी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले तो हम डिफाइन करते हैं कि दैशिक प्रभाव होता क्या है, डायरेक्शनल इफेक्ट। तो देखो बच्चों, नाम से ही पता चल रहा है दैशिक प्रभाव मतलब एक ऐसा प्रभाव जो किसी आने वाले समूह को, ठीक है, एक दिशा प्रदान करता है, इसीलिए इसको बोला गया है दैशिक प्रभाव। मींस मोनो प्रतिस्थापी बेंजीन में आने वाले नए इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह की स्थिति का निर्धारण ही क्या कहलाता है बच्चों, दैशिक प्रभाव। समझ के ना, कि बेंजीन वलय में पहले से कोई समूह जुड़ा है, क्रियात्मक समूह जुड़ा है या कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ा है, फिर नया कोई इलेक्ट्रोफिलिक समूह आता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह बेंजीन वलय में आता है, उसमें सब्स्टिट्यूशन करता है, तो वो कौन सी स्थिति ग्रहण करेगा, इसका निर्धारण ही क्या कहलाता है बच्चों, दैशिक प्रभाव। और ये निर्धारण कौन करता है, जो कि मोनो प्रतिस्थापी बेंजीन में पहले से उपस्थित है, जो भी ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप या अल्काइल ग्रुप, वो निर्धारित करता है कि आने वाला नया इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह बेंजीन की ऑर्थो पोजीशन में जुड़ेगा या मेटा में जुड़ेगा या पैरा में जुड़ेगा या कहां जुड़ेगा, इसीलिए इसको बोला गया है दैशिक प्रभाव। अब प्रकार में आते हैं, पहला होता है ऑर्थो पैरा दैशिक प्रभाव, सक्रिय कारक प्रभाव। इसी को हम क्या बोल सकते हैं, सक्रिय कारक प्रभाव, एक्टिवेटिंग इफेक्ट। ऐसा क्यों बोला गया है बच्चों, एक्टिवेटिंग इफेक्ट? क्योंकि ये समूह जो होते हैं जिनका प्रभाव ऑर्थो पैरा होता है, ये बेंजीन वलय को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए बेंजीन से कहीं ज्यादा सक्रिय बना देते हैं। बात समझ गए ना, कि ये जो प्रभाव है इसको सक्रिय कारक प्रभाव इसलिए बोला गया है कि अगर ये बेंजीन वलय में है तो ये बेंजीन वलय को ज्यादा सक्रिय बना देते हैं, मींस इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह आसानी से बेंजीन वलय में जुड़ते हैं, इसलिए इसे बोला गया है सक्रिय कारक प्रभाव। बल्कि हम इसे क्या बोले, सक्रिय कारक प्रभाव। और जो ये प्रभाव उत्पन्न करेंगे जो समूह, उसे बोला जाता है क्या बच्चों, सक्रिय कारक समूह। मतलब ये है बेंजीन वलय, इसमें पहले से ये एक्स कोई ग्रुप उपस्थित है, अब ये इलेक्ट्रोफाइल आया और अगर वो कहां जुड़ रहा है, बेंजीन की ऑर्थो और पैरा स्थितियों में, तो इस तरह से इसे हम बोलेंगे एक्स का ऑर्थो तथा पैरा इफेक्ट। मतलब है कि बेंजीन वलय में जब अगला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ जिसमें पहले से एक्स उपस्थित था, तो इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो में एंटर होता है या पैरा में या फिर दोनों पोजीशन में। तो इसे बोलते हैं क्या बच्चों, ऑर्थो पैरा दैशिक प्रभाव। अब आता है कि एक्स कौन से समूह होंगे जो इस तरह का प्रभाव उत्पन्न करेंगे। तो एक्स में है ये, जैसे NH2, NHR, OH, OR, इस तरह के समूह, ये प्रबलतम ऑर्थो पैरा दैशिक समूह कहलाते हैं। मींस अगर ये वलय में है तो ये वलय को बहुत अधिक सक्रिय बना देते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के प्रति। मतलब हम यहां पर कि ऑर्थो पैरा जो दैशिक ग्रुप है, दैशिक समूह, ठीक है, वलय को बेंजीन, मतलब अप्रतिस्थापी जो है वलय को बेंजीन, ये हम कहें कि वलय को, ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्नेही
प्रतिस्थापन के लिए अधिक, ठीक है, सक्रिय बना देते हैं। इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें सक्रिय कारक, एक्टिवेटिंग, क्या बोलते हैं? सक्रिय कारक समूह कहते हैं। समझिए बच्चों कि अगर वलय में ऑर्थोपैरादैसिक प्रभाव वाले समूह जुड़े हों तो वलय को बेंजीन, शुद्ध बेंजीन के रिस्पेक्ट में कहीं अधिक क्रियाशील बना देते हैं। अब वो क्यों बनाते हैं, अभी हम इसकी मैकेनिज्म देखेंगे। तब हम इसे बोलते हैं सक्रिय कारक प्रभाव। ये इलेक्ट्रोफाइल इस तरह से या तो H ऑर्थो का या और ये समूह होने चाहिए। तो सबसे प्रबलतम है ये वाले NH2, NHR, OH, OR, ठीक है। उससे दुर्बल होते हैं NHCOR, OCOR, मतलब अमाइड ग्रुप है, एस्टर ग्रुप है, ये मध्यवर्ती इंटरमीडिएट इफेक्ट होता है। हैलोजन है, एल्काइल ग्रुप है, ये दुर्बल है। हैलोजन जो ग्रुप होते हैं बच्चों, इन्हें निष्क्रियकारी ऑर्थोपैरादैसिक समूह भी बोलते हैं। मैं ये लास्ट में आपको समझाता हूं अच्छी तरह से, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है? तो ये समूह है, ध्यान रखें। और बिल्कुल इतना सा और ध्यान रखें कि अगर बेंजीन वलय से जुड़े हुए X परमाणु में लोन पेयर है तो हमेशा उसका ऑर्थोपैरादैसिक प्रभाव होगा, या जितने भी संतृप्त क्रियात्मक समूह दिख रहे हैं जो डायरेक्ट बेंजीन वलय से जुड़े हैं, तो वो सब क्या है? ऑर्थोपैरादैसिक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। फिर दूसरा है मेटादैसिक प्रभाव। ये वो समूह है जो कि बेंजीन वलय की, अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल समूह आता है तो बेंजीन वलय की मेटा पोजीशन में जोड़ते हैं। मतलब ऐसे समूह जो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को केवल मेटा पोजीशन में जोड़ते हैं, उनको बोलते हैं मेटादैसिक प्रभाव। निष्क्रियकारी समूह भी बोलते हैं, क्योंकि ये बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल कम कर देते हैं। ऑर्थो और पैरा में तो पॉजिटिव चार्ज ही ला देते हैं। केवल मेटा ऐसी स्थिति बचती है जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेंज नहीं होती, लेकिन पूरी बेंजीन वलय के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाने के कारण इलेक्ट्रोफाइल आसानी से अटैक नहीं करता बेंजीन वलय में। इसलिए इनको बोला गया है निष्क्रियकारी समूह। मतलब बेंजीन में होने वाले प्रतिस्थापन के रिस्पेक्ट में इन प्रतिस्थापी बेंजीन में जो है सब्स्टिट्यूशन बहुत स्लो रेट से होता है। और जैसे ये है सबसे स्ट्रॉन्ग में R3N, NO2, साइनाइड, SO3H, CHO, COR, COOH। सीधा सा ध्यान रखना है कि ऐसा कोई भी फंक्शनल कंपाउंड या ऐसा कोई भी फंक्शनल ग्रुप जो पॉजिटिव चार्ज रखा हो, डायरेक्ट बेंजीन वलय से जुड़ा हो, या फिर अनसैचुरेट हो, या जो कार्बन से स्टार्ट होता है फंक्शनल ग्रुप, इन सब का मेटा डायरेक्शनल इफेक्ट होता है। और ये है इनका ऑर्डर। सबसे स्ट्रॉन्ग होता है जैसे R3N, उससे NO2, उससे साइनाइड, CHO, इसी तरह से ये इंटरमीडिएट तक और भी क्या स्टक चलते हैं, है। अब आता है कि यहां पर अभी मैं इनकी मैकेनिज्म से बताऊंगा कि ये इस तरह का दैसिक प्रभाव क्यों उत्पन्न करते हैं, मतलब ये रिंग को निष्क्रिय क्यों बनाते हैं। पहली चीज और समझ लेते हैं। अब देखो दूसरा है कि यदि दो समूह वलय में हो तो मतलब है कि अगर वलय में ऑलरेडी दो प्रकार के या दो समूह हैं और फिर तीसरा इलेक्ट्रोफाइल अगर आता है तो वो कहां एंटर होगा। देखो ये तो थे एक अकेला था, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर सैचुरेट ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप, लोन पेयर वाला एटम डायरेक्ट बेंजीन वलय से जुड़ा है, कुंजी एटम बोलते हैं उसे, की एटम है, तो सीधा है ऑर्थोपैरा। और अनसैचुरेट फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, कार्बन से स्टार्ट फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, तो मेटादैसिक होगा, मेटा में जोड़ देना। अब यदि ऐसी स्थिति बनती है कि वलय में दो समूह हो, ठीक है, अब कोई तीसरा इलेक्ट्रोफाइल अगर वलय में आता है तो वो कहां एंटर होगा। तो देखो पहला रूल है कि यदि दोनों समूह ऑर्थोपैरादैसिक हो, मतलब जैसे CH3 है और NH2 है, ठीक है, और तो आने वाला इलेक्ट्रोफिलिक समूह जो है अधिक प्रभावी ऑर्थोपैरादैसिक समूह की ऑर्थो स्थिति में प्रवेश करेगा। अब यहां देखो जैसे ये है अमोनिया और ये है NH2, ये है अधिक प्रभावी, ठीक है, ऑर्थोपैरादैसिक समूह।
समझिए ना। तो इस तरह से अगर एक दूसरे की ये पैरा पोजीशन में है तो अब आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ये लिखा है कि अधिक प्रभावी ऑर्थो पैरादैसिक समूह की ऑर्थो स्थिति में एंटर करेगा। मतलब इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहां पर एंटर कर गया इसकी ऑर्थो स्थिति में। बात क्लियर है कि जब दो ऑर्थो पैरादैसिक समूह पैरा पोजीशन में एक दूसरे की पैरा पोजीशन में है तो नया जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो अधिक प्रभावी ऑर्थो पैरादैसिक समूह की ऑर्थो पोजीशन में एंटर करेगा। अब जैसे ये है OH और ये है Cl, अब ये तो थे पैरा। अब मान लो दोनों समूह जो है ऑर्थो डायरेक्शनल ग्रुप दोनों एक दूसरे की ऑर्थो पोजीशन में है तो आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है अब वो कहां जुड़ेगा, तो वो जुड़ता है हमेशा जो और प्रभावी अधिक प्रभावी ऑर्थो पैरादैसिक समूह है उसकी पैरा पोजीशन में। ठीक है, तो यहां पर ऑर्थो में था और यहां पर ये ध्यान रखना है कि ये तो हो गई ऑर्थो, और अब यहां पर था कि दो समूह जो है ऑर्थो, ठीक है, पैरा डायरेक्शनल एक दूसरे के ऑर्थो में थे तो ध्यान रखें आने वाला इलेक्ट्रोफाइल हमेशा अधिक प्रभावी समूह की पैरा पोजीशन में क्या होगा, जुड़ता है। अब तीसरी कंडीशन है कि अब दोनों ऑर्थो पैरा डायरेक्शनल ग्रुप एक दूसरे की मेटा में है तो अब नया समूह कहां एंटर होगा, तो वो वही होगा जो अधिक प्रभावी जो है ऑर्थो पैरा डायरेक्शनल ग्रुप उसकी ऑर्थो पोजीशन यहां पर। ठीक है, तो ये है अधिक प्रभावी, OH से तो अधिक प्रभावी है, अधिक प्रभावी ऑर्थो पैरा। देखो मैंने तीनों बता दी, एक दूसरे की ऑर्थो पोजीशन में है तब अधिक प्रभावी की ऑर्थो में जोड़ दो, एक दूसरे की मेटा पोजीशन में है तो ही इलेक्ट्रोफाइल को अधिक प्रभावी समूह की ऑर्थो पोजीशन में जोड़ दो। ये दोनों के लिए प्रभावी है, देखो इसके लिए भी पैरा पोजीशन और इसके लिए भी ऑर्थो, ये दोनों की एक प्रभावी स्थिति बन गई इसलिए ऐसा होगा। और अगर एक दूसरे की ऑर्थो पोजीशन में थे ऑर्थो पैरादैसिक समूह तो तीसरा समूह हमेशा अधिक प्रभावी, ठीक है, जो ऑर्थो पैरादैसिक प्रभाव वाला समूह है उसकी पैरा में जोड़े। तो OH और Cl में Cl ज्यादा प्रभावी नहीं है लेकिन OH अधिक प्रभावी। तो यहां तक बात क्लियर है। जैसे CH3 जुड़ा है और इलेक्ट्रोफाइल आपको एंटर कराना है तो यहां जुड़ जाएगा। देखो अब दोनों CH3 है तो आप किसी के भी एक ऑर्थो में जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखो दूसरा आता है दोनों समूह मेटा स्थिति में हो, नहीं दोनों समूह मेटादैसिक हो। क्या हो बच्चों, दोनों समूह मेटादैसिक हो। अभी तो आपने देखा ऊपर कि कौन से समूह थे, ऑर्थो और पैरा, तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे इस तरह से कि ऑर्थो और पैरा समूह में दो स्थितियां तो एक सी हैं बच्चों। देखो कि एक दूसरे की मेटा में हो या एक दूसरे की, ठीक है, पैरा में हो तो अधिक प्रभावी को सीधा है आपको कहां इंटर करा देना है, अधिक प्रभावी ऑर्थो पैरादैसिक की ऑर्थो पोजीशन में। जब ये दोनों ही एक दूसरे की ऑर्थो में है तब आने वाले समूह को आपको पैरा में इंटर करा देना है। अब आता है कि दोनों समूह मेटादैसिक हो तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल अधिक प्रभावी डायरेक्शनल मेटा डायरेक्शनल समूह की मेटा स्थिति में प्रवेश करेगा। अब देखो कैसे, जैसे NO2 और CHO है तो ये जो NO2 है, ठीक है, आप जानते हैं ये है अधिक प्रभावी, ठीक है, मेटादैसिक समूह। ठीक है, आप स्वयं ऊपर देखोगे NO2 CHO से आगे आता है तो इसकी कहां पे एंटर करेगा, मेटा पोजीशन में। इस तरह से कि जैसे CHO और NO2 एक दूसरे की ऑर्थो में थे तो आपने आने वाले समूह को कहां एंटर करा दिया, इसकी मेटा पोजीशन में। तो ये वाली मेटा पोजीशन में एंटर कराना है और CHO की मेटा पोजीशन ये है, इसकी ये है एक और मेटा पोजीशन, ये भी देख रहे हैं आप। लेकिन देखो बच्चों यहां क्यों एंटर नहीं हो सकता, क्योंकि CHO का यहां पर जब डायरेक्शनल इफेक्ट होगा तो इस पोजीशन में क्या उत्पन्न हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। समझ गए ना, इसलिए एंटर नहीं होने देगा। लेकिन यहां पर NO2 अपना अधिक प्रभावी गुण दर्शाएगा और इस तरह से उसको अपनी मेटा में जोड़ देगा। अब मान लो दोनों समूह एक दूसरे की मेटा में है, मेटा डायरेक्शनल ही एक दूसरे की मेटा में है तो तीसरा तो दोनों की मेटा जो अधिक प्रभावी साइट है वहां एंटर हो जाएगा। ये इसके लिए भी मेटा है, इसके लिए भी मेटा है, नहीं है? तो अगर दोनों मेटा डायरेक्शनल ग्रुप मेटा में है तो आने वाला समूह मेटा में ही एंटर होगा। और तीसरी कंडीशन है कि दोनों मेटा डायरेक्शनल ग्रुप
एक दूसरे की पैरा पोजीशन में है तो फिर वही एंटर कराना है। ई को कहां एंटर कराना है? अधिक प्रभावी मेटा डायरेक्शनल ग्रुप की मेटा पोजीशन में, मतलब यहां एंटर होगा। लगभग उसी जैसा रूल है बच्चों। देखो कि इसमें भी आपने देखा था कि दो ऑर्थो पैरा डायरेक्शनल ग्रुप जब एक दूसरे की मेटा में थे या एक दूसरे की पैरा पोजीशन में थे, ठीक है, तो एंटर आपने कराया था अधिक प्रभावी की ऑर्थो स्थिति में, और जब दोनों ऑर्थो थे तो उसकी पैरा में। ठीक इसी तरह देखो आप कि जब दो, ठीक है, ऑर्थो पैरा डायरेक्शन, सॉरी, दोनों मेटा डायरेक्शनल ग्रुप एक दूसरे की मेटा पोजीशन में है या एक दूसरे की पैरा पोजीशन में है, तो जो भी डायरेक्शनल ग्रुप आ रहा है इलेक्ट्रोफिलिक समूह, वो सीधा सीधा निर्देशित किया जा रहा है अधिक प्रभावी मेटादैशिक समूह से। मींस यहां पर इसकी मेटा में गया है या यहां पर इसकी मेटा में। और जब हम देखते हैं, ठीक है, कि दोनों ही एक दूसरे के ऑर्थो में है, तो भी आप देख रहे हैं उसकी मेटा में गया है। तो तीनों जगह अधिक प्रभावी समूह द्वारा ही निर्धारित किया गया है कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहां जुड़ेगा। बात क्लियर है? अब देखो बच्चों, अब आता है कि ऑर्थो मेटा दोनों समूह उपस्थित है तो कैसे निर्धारित करें। ये तो हो गई मेटा मेटा ऑर्थो पैरा। अब आते हैं कि अगर एक ऑर्थो हो और एक मेटा, तो ध्यान रखें आने वाला समूह मेनली जो है ऑर्थो डायरेक्शनल ग्रुप द्वारा ही निर्धारित होगा एंट्री। देखो यहां पर है पहला कि अगर दोनों एक दूसरे की ऑर्थो पोजीशन में है, तब आने वाला नया जो ग्रुप है वो सीधा सा है कि इसकी मेटा और इसकी क्या बच्चों पैर अधिक प्रभावी सतह जगह पर जुड़ गया। तो जब दोनों समूह एक दूसरे की ऑर्थो पोजीशन में हो, ऑर्थो मेटा डायरेक्शनल, तो आने वाला नया इलेक्ट्रोफाइल आपको कहां एंटर करा देना है? सीधा सीधा है दोनों की प्रभावी स्थिति मींस पैरा पोजीशन में अधिक प्रभावी ऑर्थो पैरा डायरेक्शनल ग्रुप की पैरा पोजीशन में एंटर कराना। और ये वैसे भी इसकी मेटा हो रही है और इसकी पैरा तो अधिक प्रभावी होगी। अब दोनों एक दूसरे की मेटा पोजीशन में है, तो आने वाला नया समूह कहां एंटर होगा बच्चों? तो सीधा सीधा है कि इधर तो हो नहीं सकता क्योंकि इसका माइनस आई इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा, इसके अलावा इसका माइनस आर भी काम कर जाएगा। तो केवल यही स्थिति बचती है अधिक, मतलब जो ऑर्थो पैरा डायरेक्शनल ग्रुप है उसकी ऑर्थो में एंटर कराना है। बात क्लियर है कि अगर दोनों मेटा में है तो सीधा है इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो डायरेक्शनल ग्रुप की ऑर्थो पोजीशन में एंटर करा देना है, और जब ये दोनों एक दूसरे की पैरा पोजीशन में है तो ही ऑर्थो में ही एंटर कराना है अधिक प्रभावी। तो सीधा सा है, आपने देखा कि सब कुछ निर्धारण ऑर्थोदैशिक समूह से ही हो रहा है। अगर एक दूसरे की पैरा पोजीशन में दिख रहे थे तो आपने अधिक प्रभावी, मतलब सभी सीधा सीधा है ऑर्थो पैरादैशिक समूह की ऑर्थो पे एंटर करा दिया। जब ये आपने देखा दोनों एक दूसरे की मेटा में थे तो भी आपने उसकी ऑर्थो में एंटर करा दिया, और जब ये एक दूसरे की ऑर्थो में ही थे तो ही आपने अधिक, ठीक है, या पैरादैशिक जो ऑर्थो पैरादैशिक समूह है उसकी पैरा पोजीशन में एंटर करा दिया। तो इस तरह से निर्धारित करना है आने वाली तीसरे समूह की स्थिति, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब सपोज इसमें इलेक्ट्रोफाइल एंटर कराना है तो कहां करेंगे? तो देखो बच्चों, ये जो है ग्रुप ये ऑर्थो पैरा है, ये ग्रुप जो है मेटा है, तो आने वाला समूह सीधा सीधा है कि इसकी पैरा में एंटर कर जाएगा क्योंकि ये बल है ज्यादा सक्रिय, ठीक है, अधिक सक्रिय बल है। अब आता है कि ये ऑर्थो में क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि यहाँ थोड़ा सा त्रिविम बाधा ज्यादा है। ऐसे इसमें देखो आप, ये जो है ये मेटा डायरेक्टिंग है, ये क्या है बच्चों? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल सीधा सीधा है किसकी रिंग में? इधर जुड़ जाएगा। यहां पर चले जाए तो फिर इलेक्ट्रोफाइल यहां जुड़ जाएगा। तो इस तरह से आपको ये जो है ध्यान रखना है कि नया समूह कहां एंटर होगा। देखो अब मैं एक चीज और बता दूं कि यहां पर जो ऑर्थो पैरा डायरेक्शनल, ऑर्थो पैरादैशिक प्रभाव की व्याख्या कि आप ये देखते हैं कि जो ऑर्थो पैरादैशिक प्रभाव वाले समूह है, ठीक है, वो ऑर्थो पैरा में ही क्यों जोड़ते हैं? तो देखो क्या होता है कि प्लस आर जो प्रभाव है बच्चों, प्रभाव बेंजीन जो वलय है, ठीक है, बेंजीन वलय की, मतलब एक्स का, ऐसा लिखना बल्कि एक्स का प्लस आर प्रभाव बेंजीन वलय की ऑर्थो तथा पैरा स्थिति में इलेक्ट्रॉन
घनत्व बढ़ा देता है, ठीक है। जिससे क्या होता है बच्चों, जिससे E प्लस मतलब इलेक्ट्रोफाइल केवल ऑर्थो तथा पैरा स्थिति में प्रवेश करता है, ठीक है। मतलब हम ये कहें, जैसे हम यहाँ पर ले लें OH ग्रुप लगा हुआ है या NH2 यहाँ पर लगा है, मान लो क्या NH2, यहाँ पर हम जानते हैं कि इसमें लोन पेयर होता है इस तरह से, तो ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट हुआ, ये इधर आ जाएगा। तो ऐसे में क्या हो रहा है देखो आप कि यहाँ डबल बॉन्ड NH2 हो गया, तो यहाँ निगेटिव चार्ज बढ़ गया, और खिसकेगा ये तो यहाँ निगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये इधर आएगा तो ये इधर खिसक जाएगा, है ना। और देखो इस तरह से यहाँ पर अब क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज, इस तरह से, ठीक है। तो अगर कोई भी समूह जो कि लोन पेयर रखता है और वलय से सीधा जुड़ा है, मतलब इसे बोलते हैं की एटम, तो वो अपना लोन पेयर प्लस आर इफेक्ट के कारण वलय में भेजेगा, जिससे वलय की ऑर्थो और पैरा स्थितियों में इलेक्ट्रॉन घनत्व जो है बढ़ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर अब आप देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रोफाइल एंटर होगा और यहाँ जो H है वो हट जाएगा बाद में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये है NH2, यहाँ H, यहाँ जुड़ गया इलेक्ट्रोफाइल, बाद में ये इधर आ जाएगा और इस तरह से क्या होगा, रिंग में ये NH2 हो जाएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ पर ये जुड़ गया इलेक्ट्रोफाइल प्लस H निकल के बाहर हो जाएगा। ऐसी पैरा में हो सकता है। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि कौन ज्यादा बनेगा, ऑर्थो बनेगा ज्यादा या पैरा। तो देखो बच्चों, यदि मैं बता दूं कि यदि X समूह, ठीक है, X समूह जैसे OH हो, COOH हो, SO3H हो, CHO हो, ठीक है, और नया समूह जो E है ज्यादातर, अगर वो मान लो NO2 हो, COOH हो, CHO हो, खुद ही SO3H हो, तो ये ऑर्थो इफेक्ट या हम ये कहें कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण अधिक मात्रा में बनते हैं, मींस ऑर्थो ज्यादा होगा पैरा से, तो ऑर्थो यहाँ मेजर होगा। क्या होगा, मेजर। मतलब मैं ये कहूं जैसे ये है फिनॉल, ठीक है, और आपने इसका नाइट्रेशन करा दिया, तो आप देखोगे कि यहाँ पर OH और यहाँ NO2 जो है एक हाइड्रोजन बॉन्ड लेकर, ये ज्यादा बनेगा। ठीक इसी तरह से आपने देखा है राइमर-टीमान रिएक्शन होती है ना, तो राइमर-टीमान में सैलिसल्डिहाइड क्यों बनता है, पैरा क्यों नहीं बना, कि जब हम यहाँ पर CHCl3 और 3QH का यूज करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर OH और यहाँ CHO, क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। ठीक इसी तरह से यहाँ CO2 और NaOH का रिएक्शन करा दो आप देखोगे ये ज्यादा बनेगा COOH, है ना। ठीक इसी तरह से सल्फोनेशन करा दो आप फिनॉल का लो टेम्परेचर में, तो यहाँ OH और यहाँ SO3H बनता है। भले थर्मली या कम स्टेबल है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये, तो ये कंपाउंड ऑर्थो जो कंपाउंड है, ऑर्थो कंपाउंड ऑब्टेन्ड एट लो टेम्परेचर, ठीक है, एंड हम इसे कहेंगे कि ये क्या है, काइनेटिकली, ठीक है, कंट्रोल कंपाउंड है। ऐसा नहीं कि इनका पैरा नहीं बनेगा, पैरा बनेगा, कम बनेगा, या फिर उच्च ताप रखा जाए तो उच्च ताप पर पैरा ज्यादा बनता है बच्चों, ठीक है। या बता दूं कि उच्च ताप पर पैरा अधिक होगा। देखो, एक तो उच्च ताप पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, दूसरा होता है थर्मली लेस स्टेरिक हिंड्रेंस वाला प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, और इसको बोलते हैं ऊष्मागतिक, ठीक है, नियंत्रित उत्पाद। क्या बोलते हैं, ऊष्मागतिक नियंत्रित उत्पाद। तो ये ध्यान रखें कि अगर वलय में पहले से ये ग्रुप जुड़े हैं और आगे आने वाला इलेक्ट्रोफाइल हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है,
अट्रैक्ट होता है, उसके प्रति ध्रुवीय आकर्षित होता है, तो ऑर्थो ज्यादा बनता है। लेकिन अगर X की जगह जैसे CH3 हो, Cl हो, Br हो, ठीक है, ऐसे ग्रुप हो जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करते, ठीक है, एल्काइल ग्रुप कोई भी लगा दें, तो इनमें ध्यान रखें पैरा ज्यादा बनता है। मतलब पैरा क्या होगा बच्चों, मेजर होगा। मतलब जो सीधा सीधा है कि पैरा मेजर ये होगा। मतलब जब इलेक्ट्रोफाइल इनमें से जैसे CH3 आ जाए, Cl आ जाए, Br आ जाए, R आ जाए, CH हो, COOH हो, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकते, और इसीलिए ध्यान रखें कि अगर ये बदल जैसे टालुइन है, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, एल्काइल बेंजीन, इनका नाइट्रेशन, सल्फोनेशन कुछ भी करा दो आप, है ना, इस तरह से सल्फोनेशन, इनमें पैरा ही मेजर होगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकते, तो ये हमेशा उस जगह पर जुड़ते हैं जहां त्रिविम बाधा कम हो। तो इस तरह से पहचानना है कि कब ऑर्थो ज्यादा बनेगा और कब पैरा बनता है। ठीक है, अब आता है कि अब ये जो समूह है, इसको सक्रियकारी समूह क्यों बोला गया बच्चों? क्यों बोला गया है? क्योंकि ये अपने लोन पेयर को बेंजीन वलय में प्रवेश कराते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में बढ़ जाती है। मतलब एक प्योर बेंजीन के रिस्पेक्ट में इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई, तो इलेक्ट्रोफाइल जितने जल्दी एक प्योर बेंजीन में अटैक नहीं करेगा, उतने जल्दी किस पे अटैक कर देता है, इन प्रतिस्थापी बेंजीन यौगिकों में। इसीलिए इनको बोला गया है सक्रियकारी समूह। ध्यान रखें कि जो हैलाइड्स हैं, मतलब जैसे कि फ्लोराइड है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है और आयोडाइड है, इनमें जो होता है, इनमें माइनस आई प्रभाव जो है बच्चों, ठीक है, प्रभाव प्लस आर से अधिक प्रभावी है। ठीक है, अधिक प्रभावी है। इसलिए इनमें जो है, इनमें प्रतिस्थापन ऑर्थो पैरा में ही होता है, किंतु प्योर बेंजीन में होने वाले प्रतिस्थापन से कम वेग में होता है। इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? इसलिए इन्हें ऑर्थो पैरा निष्क्रियकारी समूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्थो पैरा निष्क्रियकारी समूह। बात क्लियर है? कई बार क्वेश्चन आता है ना कि इनमें से कौन सा ऑर्थो पैरा निष्क्रियकारी समूह है, तो है हैलोजन। इनमें माइनस आई इफेक्ट इतना ज्यादा होता है कि बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, लेकिन प्रतिस्थापन ऑर्थो पैरा में ही होता है, क्योंकि लोन पेयर थोड़ा मोड़ा शिफ्ट हो सकता है। इसलिए ये बेंजीन में होने वाले प्रतिस्थापन से कम वेग में वेग दर्शाते हैं। अब हम आ जाते हैं मेटाडेसिक पर। देखो, ठीक है, तो मेटाडेसिक में मेटा में ही क्यों हो रहा है? तो देखो बच्चों, अगर वलय में ऐसा कोई समूह जुड़ा है जिसका दैसिक प्रभाव क्या है, मेटा है, तो इनमें माइनस आर प्रभाव आता है। तो ऐसे में क्या होगा, वलय से निकल के जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, आप देख रहे हैं, इधर आएगा, इधर चला जाएगा, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और दूसरा अगर रेजोनेंस बनेगा तो देखो कहां पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहां आ जाएगा। एक और स्थिति बनेगी NO माइनस, ठीक है, तो यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ऑर्थो पैरा में तो पहली बात पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल तो वहां अटैक कर ही नहीं सकता, वो खुद धनावेशित है। दूसरा है वलय में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम भी होगी। केवल मेटा स्थिति ऐसी दिख रही है जो इफेक्टेड नहीं हो रही है, लेकिन डेंसिटी बढ़ भी नहीं रही, बल्कि पूरी वलय में तो घट ही रही है ना। तो ऐसे में क्या होगा कि इसमें जो ये जो होगा इलेक्ट्रॉन स्नेही, ठीक है, प्रतिस्थापन वह है प्योर बेंजीन, मतलब जिसमें कोई समूह ना हो, ठीक है, प्योर बेंजीन में होने वाले प्रतिस्थापन, समझ गए बच्चों, प्रतिस्थापन से कम वेग में होता है। इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं बच्चों? निष्क्रियकारी समूह, निष्क्रियकारी
समूह कि जितने भी फंक्शनल ग्रुप अनसैचुरेट है, या तो ध्यान रखना है कि जिनका -R प्रभाव है वो मेटा डायरेक्शनल है, जो +R इफेक्ट है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्शनल है। -R वाले निष्क्रियकारी समूह है और वो सक्रियकारी समूह है, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से निर्धारित करना है। ठीक इसी तरह से बता दूं कि CCl3, ठीक है, NH3, CBr3, इनका मेटा दैसिक प्रभाव किसके कारण है बच्चों? दैसिक प्रभाव रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण पाया जाता है। मतलब देखो, जैसे ये वलय है ना, यहां जुड़ा है NH और यहां क्या है प्लस, तो ये क्या होगा, इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, डबल बॉन्ड H यहाँ प्लस ही रहेगा, बाद में ये माइनस। तो इस तरह से, या फिर ये पैरा में भी चला जाएगा इस तरह से, है। तो यहां पर जो चाहे अब यहां 3R लगा दो तो भी यही प्रभाव आएगा, मतलब NR3 का भी प्रभाव जो है NR3 प्लस NF3 प्लस, इनका जो प्रभाव है रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण होता है मेटा डायरेक्शनल इफेक्ट। और कई बार एक ग्राफ बना होता है, देखो अगर हम यहाँ पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन ले लें, ठीक है, तो अगर आपसे कहा जाए कि ये ग्राफ बने हैं, सॉरी ये ऐसे बना है, एक ग्राफ, एक ये बना है और एक ये बना है। अब आपसे पूछा जाए कौन सा ऑर्थो पैरा के लिए, तो देखो ये वाला है ऑर्थो पैरा के लिए, ये है बेंजीन के लिए, और ये है मेटा। मतलब समझ रहे हो आप कि ऑर्थो पैरा डायरेक्शनल ग्रुप अगर बेंजीन वलय में जुड़े हैं तो जो भी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा वो कम होगा, मतलब कम ताप पर ही रिएक्शन हो जाएगी। बीच में आएगी बेंजीन और ऊपर आएगा मेटा डायरेक्शनल, मतलब उनमें रिएक्शन तो होगी लेकिन एनर्जी चेंज ज्यादा आएगा, क्योंकि उनकी रिंग ऑलरेडी क्या होती है, निष्क्रिय हो जाती है। मतलब अगर हम ये कहें कि ये है नाइट्रोबेंजीन के लिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, तो ये है बेंजीन के लिए, तो ये है एनिलीन जैसे के लिए, इस तरह से। बात क्लियर है? तो इस तरह का इफेक्ट दिखता है इन समूह का बेंजीन वलय में जुड़ जाने से। तो दैसिक प्रभाव जो है आपको मैंने पूरा समझा दिया, कौन से ग्रुप कहाँ जुड़ेंगे, एक बार दो बार, अगर दो दो समूह है तो कैसे जुड़ेंगे, इन्हें निष्क्रियकारी समूह क्यों बोलते हैं, इन्हें सक्रियकारी समूह क्यों बोलते हैं। तो इस तरह से हमने पूरा एक्सप्लेन कर लिया। ओके, तो हमारा आज हाइड्रोकार्बन चैप्टर पूरा हो गया बच्चों। इसके बाद हम हैलो एल्केन्स डिस्कस करेंगे, उसमें पूरी जितनी भी मैकेनिज्म है, SN1, SN2, E1, E2, ठीक है, जितने रूल्स इंपॉर्टेंट हैं सब समझाऊंगा मैं आपको अच्छी तरह से। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।